हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज चैप्टर शुरू होगा हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। चैप्टर का नाम डेप्रिसिएशन है सिर्फ, ठीक है। लेफ्ट मत करो बीच में, कोई एक बार आगे हो तो उसी में रहो। डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे, 1 मिनट वेट करिए। डेप्रिसिएशन का मतलब हम सबको पता है, हम पीछे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में या और भी बाकी सारे चैप्टर्स में या जर्नल एंट्री के अंदर भी हम इसका मतलब जान चुके हैं कि जो हमारा फिक्स्ड एसेट्स होता है उसकी वैल्यू ग्रेजुअली फॉल होती है कांस्टेंट यूज की वजह से। जब हम उस एसेट्स को इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वैल्यू फॉल होती जाती है कुछ वैल्यू, तो उसी को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है हम वो देख लेते हैं। पहले तो टॉपिक वाइज मैंने चैप्टर को डिवाइड कर रखा है, आप लोगों ने लिख लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है जितना मैंने भेजा था। इंट्रोडक्शन, फिर आपका मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, फिर causes of depreciation, need, importance, objective, factors determining the amount of depreciation and methods of computation of depreciation और methods of recording of depreciation। ये बातें हमें यहाँ पे समझनी है। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो एवरी बिजनेस रिक्वायर सर्टेन फिक्स्ड एसेट। आपको पता है कि हर एक बिजनेस को कुछ ना कुछ फिक्स्ड एसेट्स की जरूरत होती है फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, अपने बिजनेस ऑपरेशंस को कंडक्ट कराने के लिए। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स एटसेट्रा। जैसे बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, व्हीकल्स हो गया, ये सारे फिक्स्ड एसेट हमें बिजनेस में रिक्वायर्ड होते हैं, जरूरी होते हैं अपने बिजनेस ऑपरेशन को कंडक्ट करवाने के लिए। ठीक है, ऑल दीज एसेट्स हैव अ डेफिनिट लाइफ स्पेन। ये सभी एसेट्स की कुछ एक पर्टिकुलर लाइफ होती है, जैसे 10 साल, 15 साल, 5 साल, कितने साल तक वो एसेट चलेगा। तो अब उसका जो डेफिनेट लाइफ स्पेन होगा, इसका मतलब दे लूज देयर वैल्यू ड्यू टू कांस्टेंट यूज। अगर हम उनको कॉन्स्टेंटली यूज करते जाएंगे तो वो अपनी वैल्यू को लूज करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। तो जितनी वैल्यू यूज होती है, सॉरी लूज होती है, वैल्यू कम हो जाती है, उसी कम हुई वैल्यू को डेप्रिसिएशन अकाउंट में कहा जाता है। अकाउंटिंग टर्म्स में उसको क्या कहा जाता है, डेप्रिसिएशन। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, दिस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन। उसी चीज को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। एक बात आपको ध्यान से समझ लेनी है कि नो डेप्रिसिएशन ऑन करंट एसेट। करंट एसेट्स पे कभी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है, फिक्स्ड एसेट पे। बात समझ आ गई, किस पे चार्ज होता है, फिक्स्ड एसेट पे। करंट एसेट पे क्यों नहीं होता, क्योंकि करंट एसेट्स को हम विद इन द अकाउंटिंग ईयर या विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर देते हैं विदाउट लूजिंग इट्स वैल्यू। उसकी वैल्यू को लूज किए बिना हम उसे कैश में कन्वर्ट करा लेते हैं 1 साल के अंदर अंदर, इसलिए करंट एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद फिर हम पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। या एक बात मेरी और सुन लो फिर हम रीड करते हैं। उसके बाद आपका है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो मीनिंग की बात करें तो रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू वेयर एंड टियर, पासेज ऑफ टाइम एंड यूसेज ऑफ एसेट। मतलब आप किसी एसेट्स को इस्तेमाल करते हो या उसका वियर एंड टियर का मतलब होता है सामान्य टूट फूट, छोटा मोटा टूट फूट जो हो जाता है। एंड पासेज ऑफ टाइम, वक्त के गुजरने के साथ, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो उसको हम कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम होती जाती है। या एक और वर्ड आएगा आपका चेंज इन टेक्नोलॉजी, इसका टेक्निकल वर्ड आएगा ऑब्सोल्सीन। उसको चेंज इन टेक्नोलॉजी कहते हैं। टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से भी कई बार एसेट्स को हमें रिप्लेस करना पड़ता है, तो उसकी वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाती है। इसको डेप्रीसिएशन कहा जाता है, ठीक है। डेप्रीसिएशन के साथ जुड़े हुए कुछ वर्ड और हैं, वो वर्ड मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको। कुछ अलग अलग शब्द होते हैं जिनका मतलब सेम होता है। जैसे एक वर्ड आएगा एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन वर्ड जो इस्तेमाल किया जाएगा वो इस्तेमाल किया जाएगा इंटेंजिबल एसेट्स के लिए। कभी किसी इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू अगर रिड्यूस होगी तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा एमोर्टाइजेशन। फिर आएगा आपका डिप्लीशन। डिप्लीशन वर्ड यूज किया जाएगा आपका नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। अगर आपके नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू में कमी आएगी तो वर्ड यूज किया जाएगा डिप्लीशन। तो ऐसे अलग अलग वर्ड होते हैं, डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन एंड एमोर्टाइजेशन। मतलब तीनों का सेम होता है, वैल्यू का कम होना, लेकिन अलग अलग चीज के लिए। अगर फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो वर्ड इस्तेमाल होगा डेप्रिसिएशन। इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होगी तो वर्ड इस्तेमाल होगा एमोर्टाइजेशन। और अगर नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू में कमी आएगी तो वर्ड इस्तेमाल होगा डिप्लीशन, ठीक है। कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो डेप्रिसिएशन को भी आपको एनी अदर एक्सपेंस की तरह, जैसे बाकी एक्सपेंस होते हैं जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड,
एनी अदर एक्सपेंस की तरह डेप्रिसिएशन को भी आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना होता है। अगर आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं करेंगे तो आपका करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, मतलब ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। सेम इसी तरह बैलेंस शीट में अगर आपने अपनी एसेट्स की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन की वैल्यू को नहीं हटाया तो आपका ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगी। आपने पढ़ा था हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, उसमें एसेट लेस डेप्रिसिएशन, जितना वो कम होता जाएगा उतनी वैल्यू पे उसे हटाते जाएंगे। मतलब एक कॉन्सेप्ट हमें लगाना पड़ता है, एसेट्स की वैल्यू को राइट ऑफ करना पड़ता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। राइट ऑफ करना पड़ता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसी को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरी बातें जो मैं बता रहा था अभी आपको। अभी हम प्रैक्टिकल पे आते हैं सीधे सीधे। पहले हम देख लेते हैं हमें पढ़ना क्या क्या है। देखो, एक मिनट बस। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। डेप्रिसिएशन चैप्टर का नाम है। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है टॉपिक के नाम लिखे हुए हैं कुछ आपके। टॉपिक्स के नाम में इंट्रोडक्शन में आपका मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है आपका। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा और ठीक कर लेते हैं। हाँ, अब सही है। आपको दिख रहा है ये इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। फिर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन, नीड, इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव, प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, फैक्टर्स कौन कौन से डिटरमाइंड होंगे अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए, मेथड्स क्या क्या होंगे डेप्रिसिएशन के। एक और इसमें ऐड कर लेंगे हम नंबर 8 बाद में, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग। मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग और कंप्यूटेशन दोनों अलग अलग बातें होती हैं। अब आ जाओ आप, इंट्रोडक्शन जो मैंने अभी आपको बताया वही बात इसमें लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है ना, वही लिखा हुआ है, एवरी बिजनेस रिक्वायर सर्टेन फिक्स्ड एसेट फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल एटसेट्रा। All these assets have a definite lifespan, that is they lose their value gradually due to their constant use. This decrease in the value of fixed asset is termed as depreciation. समझ आ गई बात। फिर आपका है नो डेप्रिसिएशन ऑन करंट एसेट। नो डेप्रिसिएशन ऑन करंट एसेट भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि करंट एसेट आर दोज व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year without losing its value, so there is no need of charging depreciation on the current asset। तो हमें करंट एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ आ गई। आपका टॉपिक नंबर 2, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, मीनिंग भी मैंने अभी बता दिया था आपको, देखो वही लिखा हुआ है, रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पासेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्सीन। इसको कहते हैं चेंज इन टेक्नोलॉजी। थोड़ा अजीब वर्ड है तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, चेंज इन टेक्नोलॉजी और एनी अदर रीजन, या कोई और कारण की वजह से फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कमी आ जाए तो उसे आप डेप्रिसिएशन नाम दोगे। कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया अभी कि एनी अदर एक्सपेंस की तरह आपको इसको डेबिट करना पड़ता है अपने पी एंड एल अकाउंट में। आप देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन में ज्यादा ऊपर चला गया ये। Depreciation on fixed asset is an expense like any other expense. Depreciation is also debited to the profit and loss account to a certain true profit or loss. If depreciation is not charged, then profit and loss account will not show correct profit or loss. अगर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करा तो जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो करेक्ट प्रॉफिट और लॉस को शो नहीं करेगा। सेम इसी तरह से सिमिलरली, इफ एसेट आर नॉट शोन एट देयर कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, अगर हमने उसको डेप्रिसिएशन माइनस करके नहीं दिखाया, then the balance sheet will not present true financial position of the business, as value of asset figure in the balance sheet will be more than their true value। तो जो एसेट्स की वैल्यू होगी वो अपनी ट्रू वैल्यू से ज्यादा होगी। ठीक है, बात समझ आ रही है आप लोगों को ना। यहाँ पे जो बात मैं बता रहा हूँ कि इसको भी आपको एनी अदर एक्सपेंस की तरह से, ये रहा आपका, फिगर्ड इन द बैलेंस शीट विल बी मोर देन, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, आपका मोर देन देयर ट्रू वैल्यू, वो अपनी ट्रू वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पे
शो हो जाएगी बैलेंस शीट में, जो कि गलत फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना ही पड़ेगा एसेट्स में से, और जितना एसेट्स में से माइनस होगा उतना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डेबिट करना पड़ेगा, लाइक एनी अदर एक्सपेंस। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है सर, ये बातें मेरी बुकलेट में भी लिखी हुई हैं, ठीक है, आप मेरी बुकलेट जो देखोगे प्रिंटेड वाली उसमें भी मिल जाएंगी, हैंड रिटन है। टॉपिक 3 क्या था? कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स, ये आपको बुकलेट से पढ़ लेना है। टॉपिक 4 क्या है आपका? कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन। कॉजेस वही 3, नॉर्मल वियर एंड टियर, पासेज ऑफ टाइम एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये 3 कारण है डेप्रिसिएशन के, ठीक है। तो कॉजेस में वो हो जाएगा। और टॉपिक नंबर 5 है नीड, इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव। क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ऑब्जेक्टिव है? रेफर बुकलेट लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये रहा आपका इधर, ये लिखा हुआ है रेफर बुकलेट। तो आपके पास जो बुकलेट मेरी आई हुई है, उस बुकलेट में आप देखेंगे तो ये बातें आपको वहां थ्योरी में मिल जाएंगी, ये मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। नहीं समझ आए तो मुझसे पूछ लेना, हम इसको डिस्कस कर लेंगे। हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आते हैं सीधा, हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आते हैं, इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगले पेज पे देखें तो आपका फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। जो आपका कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके डेप्रिसिएशन के अमाउंट को डिटरमाइन करते हैं। आपको सबसे पहले एसेट्स की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये देखो टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के लिए आपको मैंने पहले भी बता रखा है, जब मैंने जर्नल एंट्री वाला चैप्टर पढ़ाया होगा, कि जितने में आपने एसेट्स खरीदा, कॉस्ट ऑफ परचेज, और उसके ऊपर किया गया कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि उसी एसेट्स में ऐड हो जाता है, ये बातें आपको पहले से पता है। कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो उस एसेट्स के ऊपर आपने करा, वो उसकी वैल्यू में जुड़ जाता है, जुड़ जाता है ना उसकी वैल्यू में। वो क्या क्या हो सकता है सर? एरो बना के नीचे लिखा हुआ है, देखो एग्जांपल, इंस्टॉलेशन, फ्रेट, कमीशन, ब्रोकरेज या लीगल चार्जेस, या और भी कुछ होगा, मैं क्वेश्चन में बता दूं, आपको पता चल जाएगा कि कोई खर्चा आपने उस एसेट्स के लिए करा तो वो उसकी वैल्यू में जुड़ना चाहिए। तो टोटल कॉस्ट का मतलब जितने में खरीदा प्लस एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन दीज एसेट, उसके ऊपर किया गया कोई भी कैपिटल खर्चा, वो उसी एसेट्स की कॉस्ट मान ली जाएगी। और आपको ध्यान रखना है, एक नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, वैसे तो नहीं आता इतना डीपली क्वेश्चन, बट फिर भी मैंने डाल दिया है। मान लो आपने कोई एसेट, मत पढ़ो नोट वहां पे, मान लो आपने कोई एसेट फाइनेंस पे खरीदा, इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे, हायर परचेज कहते हैं जिसे, और आपको 50,000 रुपए की मशीन थी, बट आपको 60,000 रुपए देने पड़ेंगे, 10,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो जो इंटरेस्ट वाली वैल्यू है वो नहीं जुड़ेगी, ध्यान रखना। फाइनेंस कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड एनी इंटरेस्ट पेड और पेबल ऑन अमाउंट रेज टू फाइनेंस द परचेज ऑफ द एसेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट। मतलब अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे कोई एसेट खरीदा और आपने उसका कोई इंटरेस्ट पे करा या आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो वो इंटरेस्ट उसकी कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो। अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में ऐसे आ जाए तो वहां पे हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो पहला फैक्टर तो हो गया कॉस्ट, आपको पता लगानी है एसेट की कितनी होगी। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, कॉस्ट कैसे पता लगेगी? जितने में खरीदा प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर जो उसके ऊपर। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये बातें हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो दोबारा यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हमें मालूम है कौन कौन से होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर आपका अगला फैक्टर है एस्टिमेटेड रेसिजुअल और स्क्रैप वैल्यू। एक चीज आपका नंबर 2 आपको यहाँ पे लिखा दिखाई दे रहा है, ये लो अंडरलाइन कर लेते हैं, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू होती है, अभी अभी मैंने बताया कि किसी भी एसेट की एक पर्टिकुलर लाइफ होगी, किसी भी एसेट्स की लाइफ होगी, कितने साल तक वो एसेट चलेगा। तो मान लो 10 साल उसकी लाइफ है, तो 10 साल के बाद उसका कुछ वैल्यू बचेगा कूड़े के भाव में जिसे बेचा जाएगा, मतलब वो स्क्रैप होगा। कूड़ा कहते हैं जिसे, स्क्रैप में जो जाएगी वैल्यू, उस वैल्यू को स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। तो आपकी एस्टिमेटेड लाइफ के एंड में जो वैल्यू एसेट की रिप्लेस, मतलब आप उस एसेट्स को अपने बिजनेस में से हटा दोगे, तो हटा के उसे कहाँ, कूड़े में डाल दोगे, या फिर आप ये देखोगे कि उसकी कुछ वैल्यू मिल सकती है मुझे कबाड़ में देने पे, तो आप उसे कबाड़ में दोगे, कूड़े में दोगे, स्क्रैप में दोगे, तो वहां से कुछ वैल्यू रियलाइज होगी। उसको इन्होंने कहा है यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू। इसको भी पढ़ लेते हैं, देखो एक बार स्क्रैप वैल्यू में क्या लिखा है। इट इज द एस्टिमेटेड सेल वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ। बिल्कुल सिंपल भाषा में, इकोनॉमिक लाइफ के एंड में एस्टिमेटेड सेल वैल्यू जो होगी वो आपकी स्क्रैप वैल्यू होगी। दो फैक्टर हो गए। और तीसरा फैक्टर होता है यूजफुल लाइफ, मतलब एसेट्स कितना चलेगा। तो देखो, द यूजफुल और वर्किंग लाइफ मींस द पीरियड फॉर व्हिच द गिवन एसेट कैन बी यूज्ड प्रोडक्टिवली विदाउट इनकरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस। मतलब हम उसको कब तक चला सकते हैं बिना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा किए बगैर। तो किसी एसेट्स की लाइफ 5 साल होती है, किसी की 7 साल, किसी की 10 साल, किसी की 15 साल, वो डिपेंड करता है। ठीक, फिर एक नोट दिया हुआ है आपका,
इन केस ऑफ सम एसेट लीगल लाइफ इज ऑल्सो फिक्स्ड बाय लॉ। कुछ एसेट्स के केस में लीगल लाइफ होती है। इन सच अ केस इकोनॉमिक लाइफ और लीगल लाइफ विच एवर इज शॉर्टर शुड बी कंसिडर। ये कह रहे हैं इकोनॉमिक लाइफ और लीगल लाइफ में जो कम होगा उसको इस्तेमाल करा जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। जैसे आपने कोई मशीन खरीदी, गवर्नमेंट का कहना है कि हर 5 साल में आपको ये मशीन रिप्लेस करनी ही करनी है। आपके हिसाब से मशीन 8 साल चल सकती है, लेकिन सरकार के हिसाब से 5 साल में रिप्लेस करनी है। तो इसका मतलब विच एवर इज शॉर्टर वहां पे कंसिडर करा जाएगा। कुछ एसेट्स होते हैं ऐसे जिनकी कुछ लीगल लाइफ होती है जो प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ होती है, जो लॉ में लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है यहां तक। इसके बाद अगर हम देखें तो फिर हमारा मेथड्स आ जाएगा, हम वहां से पढ़ना शुरू करते हैं। आप कॉपी पे आ जाते हैं, एक बार देख लें। अब यहाँ पे आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी दिखाई देंगे, ये अभी हम फिल करेंगे। यहाँ पे मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन की बात हो रही है, मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। वैसे तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम यहाँ पे दो मेथड को डिस्कस करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। एक चेंज ऑफ मेथड भी होता है, और भी कई सारे मेथड होते हैं, 8 10 12 मेथड होते हैं, लेकिन हमारे ये दो मेन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है अभी मैं समझा रहा हूँ, रुक जाओ। ये आपका जैसे यहाँ पे आपको ना खाली स्पेस दिख रहा है, तो ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, जिसने नहीं लिखा होगा वो लिख लेना। ठीक है ना। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से। आप लोग ठीक है, बात समझ आ गई इतना। कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्यों लगता है। अब हम इनके मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन कैसे कैसे वर्क करता है। आप लोग कॉपी निकालो सभी, शुरू करते हैं। ये वही चीज जो अभी मैं पढ़ा रहा था आपको, हम यहाँ तक आ गए थे। ये देखो, मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, यहाँ तक पहुंच गए थे हम। आप देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन, या इसका नाम होता है फिक्स परसेंटेज मेथड, या इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, या इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, कई सारे नामों से इसे जाना जाता है, कई सारे नामों से इसे जाना जाता है। डेप्रिसिएशन, इसमें जो चार्ज होता है वो एक फिक्स्ड परसेंटेज से चार्ज होता है, वो भी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। वो भी कैसे, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तभी समझ आएगा, वरना ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, आपको तभी आएगा समझ। आप पहले एक एग्जांपल पढ़ लो, यहाँ क्या लिखा हुआ है। मशीनरी परचेज फॉर ₹1 लाख। ये कह रहे हैं हमने कोई मशीन खरीदी 1 लाख रुपए में। ऑन 1 अप्रैल 2019 कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 4 ईयर्स। हमें 4 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम, और आपने मशीन 1 अप्रैल को खरीदी है। आप यहाँ पे मान लो अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को। ठीक है ना, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिसिंग है कि अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं। मान लो अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को। करें इसको, देखो यहाँ पे करते हैं अलग से पेज पे। यहाँ पे वही एग्जांपल लिखा हुआ है, कलर बदल गया होगा बस खाली। मशीनरी परचेज 1 लाख रुपए की है, 1 अप्रैल 2019 को खरीदी है। कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन 4 साल तक का। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम का, और आप मान लो कि आपका अकाउंट जो क्लोज हो रहा है वो 31 मार्च को क्लोज हो रहा है। अभी मैं आपको कोई क्वेश्चन वैसा नहीं करा रहा जो पेपर में आता है, अभी बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, आज की क्लास बेसिक्स में ही जाएगी। आप यहाँ पे लिख लो सबसे पहले मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज। हमने मशीन खरीदी कब है आखिर, मशीनरी परचेज हमने मशीन खरीदी कब है आखिर, 1 अप्रैल को 2019 को। कितने की खरीदी है हमने, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए की। 1 साल के बाद इसकी कुछ वैल्यू घट जाएगी, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है, ये पहले साल का डेप्रिसिएशन है। और अकाउंट हमने क्लोज कब करा है, 31 मार्च को, ये हमने एज्यूम कर लिया है। तो पहले साल में आपका डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 1 लाख का 10%, तो कितना लग जाएगा ये, 10,000। बहुत ध्यान से, ये बच जाएगी वैल्यू 90,000।
ये जो बची हुई वैल्यू होती है आपकी 90,000, इसको बुक वैल्यू कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू कौन सी डेट पर? ये बुक वैल्यू 1 अप्रैल 2020 को, क्योंकि पूरा साल कंप्लीट हो गया आपका। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक आपका एक साल कंप्लीट हुआ, तो 1 अप्रैल 2020 को आपकी वैल्यू, जो ओपनिंग वैल्यू है, वो 90,000 रुपए अब होगी। जहां तक क्लियर है? अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना बीच में। लेस डेप्रिसिएशन, फिर दोबारा डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का, इस बार दूसरे साल का डेप्रिसिएशन। ध्यान से समझना, दूसरे साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो ओरिजिनल कॉस्ट पर ही लगेगा। इस मेथड का नाम ही है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। मतलब आपको जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो 1 लाख पे ही चार्ज करना है, इनटू फिर से पूरा साल हो रहा है तो 10%, 12 महीने हो रहे हैं तो पूरा साल है, 10,000 रुपए दूसरे साल में डेप्रिसिएशन लगा। फिर आपकी यहां पे 80,000 रुपए की बुक वैल्यू बच गई। 90,000 माइनस 10,000, तो ये आपका हो गया बुक वैल्यू, बच गया आपका 80,000। ये 1 अप्रैल 2021 को, मान लो ये 1 अप्रैल 2021 को हो गया, 20 के बाद 21 आएगा। 2 साल तक डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, 2 साल तक डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। तीसरे साल फिर से डेप्रिसिएशन माइनस होगा, थर्ड ईयर। तीसरे साल फिर से डेप्रिसिएशन माइनस होगा, फिर कौन से अमाउंट पे कैलकुलेशन होगी? 1 लाख रुपए पे। ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगता है हर बार, तो 10% फिर से कितना हो गया? 10,000। फिर ये वैल्यू बच गई कितनी? 70,000। हमें 4 साल तक का निकालना है। 70,000 वैल्यू बच गई। फिर आप इसमें से डेप्रिसिएशन चौथे साल का माइनस कर लोगे, लेस डेप्रिसिएशन। ये आपका फोर्थ ईयर, चौथे साल का डेप्रिसिएशन, फिर से 1 लाख पे कैलकुलेशन। 1 लाख का 10%, 10,000। तो इसका मतलब, अच्छा यहाँ पे ना आप ये लिख लो, बुक वैल्यू आ गई थी यहाँ तक। ये तीसरे साल के बाद भी बुक वैल्यू आई होगी ना, ये कौन सी डेट पे आई होगी? 1 अप्रैल 2022 को। और फिर ये डेप्रिसिएशन माइनस करा हमने, तो फिर ये बुक वैल्यू आ गई चौथे साल के बाद, 1 अप्रैल 2023 को, 60,000 रुपए। बस 4 साल तक का डेप्रिसिएशन। तो एक बात आपको यहाँ पे समझ आई कि सर हमेशा डेप्रिसिएशन जो वैल्यू पे खरीदा है हमने एसेट्स को, उसी वैल्यू पे चार्ज होगा। इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहते हैं। कुछ बच्चे ये भी कहते हैं सर हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहेगा। हाँ, लेकिन हर साल तभी सेम रहेगा जब आपने 1 तारीख को खरीदा हो, अप्रैल में। अगर मान लो आपने बीच में खरीदा होता तो पहले 6 महीने का लगता, फिर 1 साल का लगता, फिर 1 साल का, फिर 1 साल का। तो वो अभी हम देखेंगे बाद में आगे। बाकी अमाउंट सेम रहता है। अगर आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में खरीदा है एसेट, स्टार्टिंग में अकाउंटिंग ईयर के, तो फिर 10,000। बस आप ऐसे याद रखो कि ओरिजिनल कॉस्ट पे ही चार्ज होगा हर बार। जितने पे आपने खरीदा है उतने पे चार्ज होगा। इसको स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। हो गया यहां तक सबका? ठीक है। यहाँ पे एक जगह छोड़ी हुई है, इसमें मैं आपको 2 फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ जो आगे हमारे काम आएंगे। अभी आप इनको लिख लो, सिर्फ काम ये आगे आएंगे हमारे। एक तो होगा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का। अगर हमें अमाउंट कैलकुलेट करना होगा डेप्रिसिएशन का, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ एसेट। एसेट की कॉस्ट, और कॉस्ट क्या होती है मैंने अभी पीछे समझा दिया आपको, ठीक है ना? परचेस प्राइस प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस स्क्रैप वैल्यू, या इसको रेसिजुअल वैल्यू भी कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू। इसके एक दो नाम और होते हैं, वो देख लेंगे। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, और इसको फिर आप डिवाइड कर देना एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ,
एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से आप इसे डिवाइड कर देना तो आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल जाएगा, और एक बार आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल जाएगा तो फिर आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लीजिए। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ये कैसे निकलेगा, जो भी आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आया होगा, जो भी आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आया होगा डिवाइडेड बाय कर देना आप इसको टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू में 100, तो आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये दो इक्वेशन अभी बाद में यूज होंगी, अभी यूज नहीं होंगी, इन्हें लिख लो बस, इन्हें लिख लो बस आप। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर हमें कैलकुलेट करना हो या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना हो। ठीक है, ये हो गया। यस सर। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट नोट, रिटन डाउन वैल्यू मेथड अभी बाद में बताऊंगा थोड़ी देर में, 5 मिनट बाद भी आते हैं, पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट ये बहुत काम आएंगे आपको क्वेश्चन में, इनको हमें हमेशा अपने साथ लेके चलना है और याद रखना है। ये कह रहे हैं व्हेन डेप्रिसिएशन रेट इज ऑन पर एनम बेसिस, कभी कभी क्या होगा आपको पर एनम लिखा होगा साथ में, और कभी कभी पर एनम नहीं लिखा होगा, तो देखेंगे क्या करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में पर एनम लिखा हुआ है ना, तो ओनली फॉर द पीरियड फॉर विच द एसेट इज हेल्ड, जितने पीरियड तक एसेट्स आपके पास करंट ईयर में रहा है आपको उतने पीरियड का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, अगर आपके पास पर एनम वर्ड दिया हुआ है। कैसे होगा सर पर एनम वर्ड, देखो इफ अ फर्म परचेज मशीनरी, मान लो फर्म ने मशीन खरीदी 40,000 रुपए की, ठीक है, इसमें भी अलग अलग सिचुएशन है। देखो व्हेन डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट इज गिवन, ये कह रहा है जब डेट ऑफ परचेज दिया हो, जब डेट ऑफ परचेज कब खरीदा है उसकी डेट गिवन हो, जैसे कि 40,000 का खरीदा 1 अक्टूबर 2019 को, ध्यान से देखना 1 अक्टूबर 2019 को 40,000 रुपए का हमने एसेट खरीदा, एंड द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च, और अकाउंट सॉरी 31st दिसंबर, अकाउंट्स क्लोज होंगे 31st दिसंबर को। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% पर एनम, बहुत ध्यान से देखो पर एनम वर्ड लिखा हुआ है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, देखो क्या करेंगे यहाँ पे, ये लो यहाँ पे करते हैं, ये देखो अब मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ कुछ चीजें। आपको एक तो एसेट्स कब खरीदा है ये डेट दे रखी है 1 अक्टूबर 2019 को, अकाउंट्स कब क्लोज होंगे 31 दिसंबर को, मतलब कैलेंडर ईयर है, मतलब कैलेंडर ईयर है, और आपको पर एनम वर्ड भी दे रखा है, आपको पर एनम वर्ड भी दिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी आपको पर एनम वर्ड दिया होगा तो आप यहाँ पे देखो डायरेक्ट आप यहाँ पे करोगे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। आपने एसेट्स खरीदा कितने का है आखिर सर, 40,000 का एसेट खरीदा है, तो 40,000 के ऊपर लगेगा डेप्रिसिएशन, कितना लगेगा 10% है 1 साल का। खरीदा कब है अक्टूबर में, अकाउंट कब क्लोज होंगे दिसंबर में, तो मुझे बताओ कितने महीने हुए अक्टूबर से दिसंबर तक, 1 अक्टूबर है ये, जल्दी बता दो। सर 2 महीने। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने हुए ना, 3/12, 1 अक्टूबर है ना, 31 अक्टूबर नहीं है। तो आप इस 40,000 पे 3 मंथ की कैलकुलेशन कर लो जल्दी, तो ये आपका हो जाएगा 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, 3 से ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 1 टाइम, तो 1,000 रुपए आ जाएगा ये। बात समझ आ गई। हमने आपको ये बताया कि आपको एसेट्स कब खरीदा, वो डेट अगर आपको दी हो तो जिस दिन खरीदा उस दिन से लेके अकाउंट जिस दिन क्लोज हो रहा है उस दिन तक का डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब पर एनम वर्ड दिया होगा। तो सर अगर पर एनम वर्ड नहीं लिखा होगा तो क्या होगा, वो अभी देखेंगे आगे, वो आगे देखेंगे, आएगा अभी। आगे आते हैं, देखो आपका नीचे अगला है व्हेन डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट इज नॉट गिवन। अगर आपको मान लो ये ना बताया हो कि आपने एसेट कब खरीदा तो फिर कंफ्यूजन है हमारे लिए फिर तो इस केस में आप क्या करोगे, आप पूरे साल का चार्ज कर लेना। आप ये मान लेना, देखो लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर फुल ईयर एज्यूमिंग दैट द एसेट इज परचेज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, हाउएवर अ नोट मस्ट बी गिवन फॉर मेकिंग सच एजम्पशन। आप एक नीचे नोट डाल देना कि हमने ये माना है, मान कोई कुछ भी सकता है। आपने स्टार्टिंग में खरीदा माना, कोई मान ले कि एंड में खरीदा है तो लगेगा ही नहीं डेप्रिसिएशन, कोई ये मान ले कि 6 महीने बाद खरीदा है, कोई मान ले 3 महीने बाद खरीदा है, कुछ भी मान सकते हैं भाई। जब डेट ही नहीं दी हमें परचेज की तो हम क्या करें, इसमें हमारी गलती थोड़ी है।
तो मानने के हिसाब से तो सबका दिमाग अलग अलग है। आप जो भी एजम्पशन लोगे, मेरे हिसाब से आप यही वाली एजम्पशन लेके आना हमेशा कि स्टार्टिंग में खरीदा है, और एक नीचे नोट डाल देना कि वी एज्यूम एसेट परचेज इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। हमने मान लिया है कि एसेट बिगिनिंग में खरीदा गया है, तो अगर बिगिनिंग में खरीदा गया है तो पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन उसके ऊपर लग जाएगा। समझ गए मेरी बात? इसका कोई एग्जाम्पल नहीं करा रहा मैं, ठीक है ना, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं करा रहा, पूरे साल का लगा देना आप बस। आगे आते हैं, अगर आपको डेप्रिसिएशन का रेट, अगर आपको डेप्रिसिएशन का रेट विदाउट पर एनम वर्ड दिया हो, देखो केस 2, व्हेन डेप्रिसिएशन रेट इज विदाउट द वर्ड पर एनम। अगर आपके क्वेश्चन में पर एनम वर्ड नहीं लिखा हुआ तो फिर आपने एसेट्स कभी भी खरीदा हो, फर्क नहीं पड़ता, पूरे साल का चार्ज होगा हमेशा। देखो, डेप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर द फुल अकाउंटिंग पीरियड इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ परचेज ऑफ द एसेट। आपने एसेट्स कब खरीदा भूल जाना, अगर आपको पर एनम वर्ड नहीं दिया हुआ है तो फिर आपको पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी बाद में फिर। तो यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन पूरे साल का चार्ज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मशीन खरीदी है 30 जून को, कभी भी खरीदी, 1 लाख की, अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर को, तो अगर हम इस डेट के अकॉर्डिंग देखें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने हो रहे हैं। लेकिन जब आपने आगे पढ़ा तो डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट 10%, ये छोटी छोटी बातें ना ध्यान नहीं देते हम। पर एनम नहीं लिखा हुआ आगे, पीए जिसे पीए कहते हैं, पर एनम नहीं लिखा आगे, तो पर एनम अगर नहीं लिखा है तो फिर तो आप भूल जाओ कि कब खरीदा है, फिर तो आप पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। देखो कैसे होगा, इस तरीके से यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दोगे। ये डेप्रिसिएशन जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपने 1 लाख रुपए का एसेट खरीदा है, 1 लाख रुपए का एसेट खरीदा है, रेट है आपका 10%। अगर आप यहाँ पे 6/12 कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 6/12 कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे दे रखा है, ये देखो, एट द रेट 10% लिखा हुआ है सिर्फ, विदाउट पर एनम। तो अगर पर एनम वर्ड नहीं लिखा होगा ना तो फिर तो हमें हमेशा पूरे साल का ही निकालना है, चाहे एसेट हमने कभी भी खरीदा हो। तो इसका मतलब ये सीधे सीधे आपका 10,000 रुपए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दो बातें हमें यहाँ पे समझ आई। अगर विदाउट पर एनम वर्ड है तो हमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकाल देना है, फिर हमें ये नहीं देखना कि हमने कब खरीदा है। अगर पर एनम वर्ड है तो हमें ये देखना है कि क्या डेट ऑफ परचेज दिया है। अगर डेट ऑफ परचेज दिया है तो जिस दिन खरीदा उस दिन से अकाउंटिंग ईयर तक का निकालना है, और अगर डेट ऑफ परचेज नहीं दिया है तो हमें ये मान लेना है कि हमने बिगनिंग में खरीदा था। तो हमें ये मान लेना है कि हमने बिगनिंग में खरीदा था। दो केस हो गए, तीसरे पे आते हैं। इसको लिख लो पहले। देखो आगे आ जाते हैं। व्हेन देयर इज क्लियर स्पेसिफिकेशन टू चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर फुल ईयर। अगर क्वेश्चन में ही बोल दिया उन्होंने क्लियरली, अगर क्वेश्चन में ही क्लियरली बोल दिया कि पूरे साल का चार्ज करना है, फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, फिर तो आपको करना ही पड़ेगा पूरे साल का चार्ज ना, उस पे आपके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके बाद। तो इट इज क्लियरली स्पेसिफाइड दैट डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज फॉर फुल ईयर, देन डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज फॉर द फुल ईयर irrespective of the date of purchase of the asset, irrespective of the date of purchase of the asset। मान लो आपने कोई एसेट खरीदा 1 को, अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को, तो कितने महीने हो रहे हैं सर? 9 महीने। लेकिन आपको लास्ट में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर फुल ईयर, एक लाइन लिखी हुई है क्वेश्चन में, तो आपको फिर पूरे साल का निकालना है, आपको 9 महीने का कैलकुलेशन नहीं करना है। यहाँ एग्जांपल छोड़ा हुआ है मैंने, वो भी नहीं करा रहा मैं, आप ध्यान रखना ये बात, बस आगे कहीं क्वेश्चन में आएगा तो देख लेंगे, ठीक है ना, आगे कहीं क्वेश्चन में आएगा तब हम उसको देख लेंगे। हम आते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे, कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है। आए रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे, ठीक है। रिटन डाउन वैल्यू मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, और भी इसके भाई कई सारे नाम, 3-4 नाम यहाँ लिख दिए हैं। इसके अंदर क्या होता है, आप पहले एग्जाम्पल देखें मेरा, उसके बाद। ठीक है, ठीक है ना। तो देखो एग्जाम्पल देखो, पहले मशीन खरीदी है आपने यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 को, 1 लाख रुपए का। सेम एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं जो पीछे लिया था स्ट्रेट लाइन मेथड में, आप फर्क देखना दोनों में होगा। फिर आपको डेप्रिसिएशन 10% पर एनम के हिसाब से लगाना है ऑन WDV बेसिस। मेथड का नाम लिखा हुआ है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन नहीं लगाना। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर 4 ईयर, सेम क्वेश्चन है, पीछे वाला बिल्कुल सेम।
आपको 4 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। आपको 4 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे ध्यान, सबसे पहले आप यहाँ पे लिख देंगे मशीनरी परचेज, जैसे आपने पहले लिखा था सेम वैसे ही, स्ट्रेट लाइन वाले में भी ऐसे ही लिखा था, मशीनरी परचेज। अभी आपको दोनों मेथड का फर्क एक बार में पता चल जाएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी आगे। मशीनरी परचेज, आपने मशीनरी जो खरीदी है, ये मशीनरी आपने खरीदी है 1 अप्रैल 2019 को। कितने की खरीदी है ये मशीन आपने? 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की। इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे पहले साल का। पहले साल का आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, ये आप कैसे चार्ज करोगे? 1 लाख, 1 लाख पे 10%, ध्यान देना। तो ये 10,000 आपका पहले साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। वैल्यू कितनी बच जाएगी? 90,000। इस वैल्यू को क्या कहते हैं? इस वैल्यू को कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू, या बुक वैल्यू भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिटर्न डाउन वैल्यू कह लो या बुक वैल्यू कह लो, ये रिटर्न डाउन वैल्यू होती है आपकी पहले साल के बाद की। फिर आप दूसरे साल डेप्रिसिएशन लगाओगे। आप दूसरे साल, ध्यान से समझना, जब मेथड स्ट्रेट लाइन होगा तो डेप्रिसिएशन इस 1 लाख पे ही लगेगा दोबारा, और जब मेथड रिटर्न डाउन वैल्यू होगा तो इस बची हुई वैल्यू पे लगेगा। बस इतना सा फर्क होता है। तो आप इस बार कितने पे लगाओगे 10%? 90,000 के ऊपर चार्ज करोगे 10%, मतलब बची हुई वैल्यू पे चार्ज होगा डेप्रिसिएशन, तो ये 9,000। इसका मतलब हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट रिड्यूस होता जाएगा। तो आपका अब रिटर्न डाउन वैल्यू कितना बच जाएगा दूसरे साल के बाद? ये बच जाएगा आपका 81,000। ठीक है, यहाँ पे ये रिटर्न डाउन वैल्यू। फिर तीसरे साल आप फिर इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, तो अब कितने पे चार्ज होगा? अब होगा सर 81,000 पे, बची हुई वैल्यू पे 10%। तो तीसरे साल का हो जाएगा आपका 80,100, माइनस करेंगे इसमें से तो ये 72,900, ये हो जाएगा रिटर्न डाउन वैल्यू, ये हो जाएगा रिटर्न डाउन वैल्यू। फिर आप चौथे साल का इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, चौथे साल का डेप्रिसिएशन, चौथे साल का डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे तो 72,900 का 10%, रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगेगा 7290। इसको माइनस कर लोगे, 0 में से 0 तो ये 0, फिर 10 में से 9 ये 1, ये 6, ये 5 और ये 6, 65,610 रिटर्न डाउन वैल्यू। आप जरा स्ट्रेट लाइन वाला दोबारा देखो, कितनी वैल्यू बच रही थी वहां पे लास्ट में? 60,000 बच रही थी। यहाँ कितनी बच रही है? 65,000। यहाँ पे ज्यादा बच रही है। ये मेथड ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना? ये क्योंकि बची हुई वैल्यू पे डेप्रिसिएशन को चार्ज करता है, तो ये वाला मेथड आपका ज्यादा बेटर माना जाता है। और इसमें एसेट्स की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, रिटर्न स्ट्रेट लाइन में जीरो हो सकती है। यहां तक क्लियर है? वहां पे रेट निकालने के लिए बहुत आसान तरीका होता है। अगर हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है, वहां पे बहुत सिंपल तरीका होता है। देखो यहाँ पे ना, एक ये वाला रेट का एक कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला होता है। ये क्वेश्चन अगर बाई चांस एग्जाम में आ जाए आपके, ये कॉपी कर लिया होगा सबने, इसको आप एक बार समझ लो। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में एक डायरेक्ट इक्वेशन होती है, 1 माइनस रूट अंडर ये एन, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर जो भी होगा, स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई कॉस्ट इनटू 100। जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्ट है मशीन की 1,60,000, स्क्रैप वैल्यू है 10,000, एन है 4 ईयर, कंप्यूट करना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। आपको डायरेक्ट कह रहा है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? देखो इस इक्वेशन में पुट कर दोगे। ये सॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, ये मान लो ब्रैकेट बना लेते हैं एक, 1 माइनस रूट, रूट में यहाँ पे नंबर ऑफ 4, ऊपर आपकी स्क्रैप वैल्यू 10,000, नीचे आपकी कॉस्ट 1,60,000। और ध्यान रखना ये 100 बाहर है रूट के, 100 रूट के बाहर है। जरा इसको सिंप्लीफाई करके बताओ कोई मुझे। दिस सिंप्लीफाई, फिर से ये ब्रैकेट 1 माइनस, ये 2 नहीं है, ये 4 है। ध्यान रखना, 2 होता है तो 2 का पेयर बनता है, 3 होता है तो 3 के पेयर बनते हैं, और 4 होता है तो 4 का। ये मैंने नंबर ऐसे लिए हैं ताकि आपके पेयर आसानी से बन जाएं। मैं इसको 10-10 के पार्ट में अगर स्प्लिट कर दूं 4 बार, तो ये 10,000 के बराबर होगा। और नीचे वाले को मैं अगर 20-20 के पार्ट में स्प्लिट कर दूं 4 बार, तो ये 1,60,000 के बराबर होगा, और बाहर चल रहा है आपका 100।
तो अगर मुझे रूट से वैल्यू बाहर निकालनी है तो 4 का 1 बाहर निकलेगा। 4 का मतलब यहाँ पे ये थोड़ा मैथमेटिक्स आ जाएगा बीच में ना, कंफ्यूज मत होना बेचारे विदाउट मैथ वाले बच्चों, ठीक है। तो ये हमने नंबर ऐसा लिया है जो आसान है। देखो आगे करें इसको, यहां तक लिख लिया सबने, तो हम एक 10 बाहर निकाल देंगे, एक 20 बाहर निकाल देंगे। तो आगे करते हैं। तो दिस सिंप्लीफाई 1 माइनस एक 10 बाहर आ जाएगा, एक 20 बाहर आ जाएगा, ये ब्रैकेट में चल रहा है और इनटू में 100 बाहर है। फिर दिस सिंप्लीफाई, आप इससे कैंसिल कर दोगे तो 1/2 का मतलब 0.5, तो 1 माइनस 0.5 इनटू में 100। तो दिस सिंप्लीफाई 0.5 इनटू में 100, तो आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया 50%। ये नंबर्स ऐसे थे कि आसानी से सॉल्व हो गया, वरना ये आसानी से सॉल्व नहीं हो पाता। मेरी बात ध्यान से समझना, नंबर ऐसे थे कि ये बड़ा इजीली सॉल्व हो गया, लेकिन ये जितना इजी दिख रहा है आपको सॉल्व होता हुआ, इतना इजी होगा नहीं। देखो यहाँ पे क्या होगा, नोट लिखा हुआ है एक, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, नोट यहाँ से पढ़ लेते हैं। नोट लिखा हुआ है, जनरली मैनुअल कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर WDV मेथड इज नॉट वेरी इजी एंड लॉगरिथम टेबल, आपको लॉग टेबल यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ जाएगी, आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। मोरओवर इट्स वैल्यू इफ स्क्रैप वैल्यू इज 0 देन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर आपकी स्क्रैप वैल्यू 0 हो जाए, मतलब ऊपर वाली वैल्यू 0 हो जाए फॉर्मूले में, तो आप फिर फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो पॉसिबल ही नहीं है फिर फाइंड आउट करना, ठीक है ना। अगर ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू, तो फिर फाइंड आउट करना रेट पॉसिबल नहीं है। बात समझ आ गई। और मैनुअल कैलकुलेशन इतनी आसान नहीं होगी जितनी इस एग्जांपल में आपने देखी, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे पता था कि ये पेयर बन जाएंगे। अगर कोई ऐसे नंबर हो जो पेयर ना बन पाए तो लॉग टेबल इस्तेमाल करनी पड़ती है, फिर वो लॉग टेबल मैथमेटिक्स में चला जाता है, ठीक है। तो यहां तक हो गया। अभी हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अमाउंट कैलकुलेट करने वाले, अमाउंट कैलकुलेट करने वाले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहां तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, ठीक है। बस एक क्वेश्चन और कराऊंगा खाली, अभी मैं अकाउंट नहीं बनवाऊंगा, अकाउंट बनाने वाले क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, अभी सिर्फ कैलकुलेशन के क्वेश्चन कर लेते हैं। कैलकुलेशन के क्वेश्चन कर लेते हैं सिर्फ। देखो, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, हमें अमाउंट और रेट कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट पहले। अ फर्म परचेस्ड अ मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2019 फॉर रुपीज 55,000 का उसने खरीदा है। ध्यान से पढ़ना, 55,000 का खरीदा है। उसने खर्चा करा है 3,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, 2,000 ऑन इट्स कैरिज, लाने का खर्चा भाड़ा 2,000 और इंस्टॉल कराने का 3,000। ऑन द डेट ऑफ परचेज इट्स लाइफ, जिस दिन खरीदा था उस दिन उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 10 ईयर और स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेटेड लाइफ के एंड में है 10,000 रुपए। ऑफ द एंड ऑफ द 10th ईयर फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। आपको एनुअल डेप्रिसिएशन और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है। देखो ध्यान से, यहाँ करते हैं सॉल्यूशन। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिख रहा, पीछे जो लिखवाया था वही अप्लाई होगा। एनुअल डेप्रिसिएशन के लिए मैंने क्या बताया था आपको, जितने में आपने खरीदा 55,000 प्लस एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर। जरा मुझे बताओ 3,000 रुपए वाला जो इंस्टॉलेशन है, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यस और नो? इंस्टॉलेशन कैपिटल एक्सपेंडिचर है या नहीं? आवाज नहीं आ रही किसी की, मेरी आवाज जा रही है? ये सर है। हाँ तो बोलो ना, वही तो पूछ रहा था मैं। 3,000 रुपए, कोई बोलता ही नहीं है क्लास में। 3,000 रुपए है तो ऐड हो जाएगा 2,000 रुपए कैरिज, ये भी होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको लाने का जो भाड़ा होता है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई आपकी कॉस्ट। आप चाहो तो इसको ऐसे करके दिखा सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली वैल्यू हो गई आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट। फिर माइनस होता है स्क्रैप वैल्यू, जो कि 10,000 रुपए है 10 साल के बाद स्क्रैप वैल्यू। और फिर आप इसको डिवाइड कर देते हो पूरे को एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से। एस्टिमेटेड लाइफ है 10 ईयर्स। जरा फटाफट सॉल्व करके बता दो कितना आ गया। 55 और 5 60 माइनस 10 50, 50 डिवाइडेड बाई 10 5,000, ठीक है ना। डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। 5,000 रुपए एनुअल डेप्रिसिएशन हो गया, हर साल 5,000 रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज हो। अगर हमें रेट फाइंड आउट करना हो तो देखो रेट भी निकल जाएगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए क्या बताया था मैंने आपको, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए बताया था कि जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकले डिवाइडेड बाय कॉस्ट, कॉस्ट यहां से यहां तक पूरा,
तो 60,000 रुपए डिवाइडेड बाई कॉस्ट 60,000 रुपए इंटू में 100। तो 3 जीरो से इधर कैंसिल कर लो, 1 जीरो से इधर कैंसिल कर लो, तो आपका ये पॉइंट्स में आ जाएगा। डिवाइड करना पड़ेगा, इसको निकालना एक बार, कोई बच्चा बताना कितना आ रहा है इसको सिंपलीफाई करके। मान लो 2 जीरो यहाँ कट कर दिए और 2 जीरो यहाँ कट कर दिए, तो अब हमें 50 डिवाइडेड बाय 6 करना है। तो ये हो जाएगा आपका 6 8 द 48। 8 तो कंप्लीट होगा, डेसिमल के आगे 2 बैलेंस बचेगा, 6 3 द 18, 8.33%। ये आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसको लिख लो सब। हो गया यहां तक। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे होमवर्क में यहाँ पे दे रखा है। okay? ये क्वेश्चन आपका एक एग्जांपल है, कैलकुलेट अमाउंट एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। 3 क्वेश्चन है, मतलब 3 मशीन है। पहली मशीन खरीदी है अब 4,000 स्क्रैप वैल्यू है, परचेज प्राइस है 80,000, 10 साल आपकी यूजफुल लाइफ है। देखो ऐसे निकल जाएगा, ये सिंपल है बहुत। 80,000 का खरीदा है और स्क्रैप वैल्यू है 4,000, तो 80,000 माइनस 4,000 करो, 76,000 डिवाइडेड बाई 10 कर दो। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आ गया पहली मशीन का, 7600, और फिर रेट निकाल लेना। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर लेना ये वाला क्वेश्चन, और अपनी बुक से आप एक आध क्वेश्चन कर लेना। जो बुक्स आपके पास है वहां पे आपको एक हेडिंग मिल जाएगी बनी हुई, कैलकुलेशन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसके बाद देखो हम क्या पढ़ेंगे अगली क्लास से, हम पढ़ेंगे इसकी अकाउंट बनाना। सिंगल एसेट है, एसएलएम मेथड है, तो फिर मशीनरी अकाउंट बनाना हम सीखेंगे कि कैसे अकाउंट बनते हैं। ठीक है, यहाँ से मेन शुरू होगा हमारा। आज की जो भी क्लास थी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन में मेथड कौन कौन से हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, उसके बाद आपका कैलकुलेशन कैसे होती है अमाउंट और रेट की, बस इतना। अकाउंट बनाना नेक्स्ट क्लास। ठीक है, यहाँ तक बंद करते हैं।